आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बुधवार है, आज का दिन पशुपालन के लिए निर्धारित होता है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक सफल पशुपालक से। इसके अलावा पशुओं को किस प्रकार रोग मुक्त रखा जाए इसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं खबरें खेती की से। केंद्र सरकार की नई कृषि बीमा योजना पर तैयारी, पड़ती भूमि में पनपती टमाटर की नई किस्म, भैंस उत्पादन पर वेबसाइट का प्रसार और अब अंतरिक्ष में भी सलाद की खेती। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और अब खबरें विस्तार से। रूठे मानसून के कारण देश के बड़े क्षेत्र में प्रभावित होती खेती की संभावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में नई कृषि बीमा योजना पर भी रणनीति तैयार हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। मेहनत से सजे खेतों को इंतजार है मॉनसून की झमाझम बारिश का, मगर रूठा मॉनसून तरसा रहा है। किसानों को अपनी फसल बर्बाद हो जाने की चिंता है। इस समस्या के समाधान के साथ सरकार किसान के साथ है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने घोषणा की है कि देश के किसान बाढ़, सूखा, रोग, कीट आदि के कहर से उबर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नई कृषि बीमा योजना पर व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। इसका मसौदा तैयार कर उसे संसद के आम बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों के लिए अन्य हितकारी योजनाएं भी लाई जा रही हैं। हर सब्जी में अपनी लालिमा दिखाता टमाटर सब्जी उत्पादकों की पहली पसंद है। हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा टमाटर की एक ऐसी किस्म जारी की गई है जो पड़ती भूमि में भी भरपूर उपज देती है। प्रस्तुत है ये शोधपरक रिपोर्ट। सब्जी उत्पादकों के बीच टमाटर की खेती विशेष तौर पर लोकप्रिय है। इस नाजुक फसल में होने वाले नुकसान को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा RC मानीखामे नाशिम्बा 1 नामक एक ऐसी किस्म तैयार की है जो जैविक और अजैविक दबाव से प्रभावित नहीं होती। साथ ही इसे परती भूमि में भी उगाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्षा आधारित ये किस्म बैक्टीरियल बिल्ट से भी प्रभावित नहीं होती है। साथ ही इस पर कम नमी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके फल चिकने, लाल और रसदार होते हैं। अब तक की उपज क्षमता को देखते हुए इससे 4.25 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार ली गई है। देश में हरित क्रांति के बाद हुई श्वेत क्रांति के पीछे भैंस का विशेष योगदान है। युवा और जागरूक पशुपालकों के लिए भैंस उत्पादन से जुड़ी एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिसमें भैंस पालन का हर पहलू है, जिसकी जानकारी वैज्ञानिक दे रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट ये है। पशुपालकों की आर्थिक दशा सुधारती, विश्व में दुग्ध उत्पादन का भारतीय रिकॉर्ड बनाती भैंस के विकास के लिए पशु वैज्ञानिक शोधरत हैं। हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान द्वारा भैंस विकास से जुड़ी हर सफलता दिखाती एक वेबसाइट तैयार की गई है। बफेलोपीडिया नामक इस साइट पर भैंस उत्पादन से जुड़े पहलुओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक कीजिए www.buffalopedia.cirb.res.in। और अब एक रोचक खबर। धरती से दूर अंतरिक्ष में मानव की लालसा को देखते हुए वहां खेती बाड़ी की भी तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसी सोच को अंजाम देते हुए अंतरिक्ष में सलाद वाले पत्ते की खेती की शुरुआत की है। आइए देखते हैं ये चौंकाती रोचक रिपोर्ट। आइए चलें अंतरिक्ष की ओर, आसमान के पार, धरती से दूर। मगर इससे पहले जरूरी है खान पान का इंतजाम। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा द्वारा पहल करते हुए सब्जी पैदावार प्रणाली विकसित की गई है, जो फिलहाल अंतरिक्ष में लेट्यूस यानी सलाद वाले पत्ते की खेती करेगी। इसके लिए ठीक धरती की तरह चैम्बर यानी कक्ष में नियंत्रित दशाओं में पौधे पनपाने की तैयारी जारी है, क्योंकि अब अंतरिक्ष में मानव बस्ती बसने की बारी है। डगमगाती चाल चलता मानसून कब कहां पहुंचेगा, इसी से मौसम भी जुड़ेगा और जुड़ेगी कृषि क्रियाएं। तो आइए जानते हैं देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में
उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में पश्चिम तटीय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि उत्पादन आपने किया है, बाजार भी आप ही ले जाएंगे, मगर बेचने से पहले कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों के मंडी भाव की जानकारी तो ले लीजिए। तो आइए जानते हैं देश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों के ताजा मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिन्सों के भाव से। चावल लोहरदगा झारखंड की मंडी में न्यूनतम मूल्य 2,400 रुपये और अधिकतम मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। जूनागढ़ ओडिशा में 2,100 रुपये से 2,200 रुपये, देवरिया उत्तर प्रदेश में 2,035 रुपये से 2,055 रुपये। धान कासडोल छत्तीसगढ़ में 1,310 रुपये से 1,345 रुपये, पुलपल्ली केरल की मंडी में 1,800 रुपये से 2,000 रुपये, कोविलपट्टी तमिलनाडु में 1,900 रुपये से 1,950 रुपये। गेहूं राजकोट गुजरात की मंडी में 1,435 रुपये से 1,860 रुपये, लोहरदगा झारखंड में 1,800 रुपये से 1,900 रुपये। सरसों तेल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 9,000 रुपये से 9,200 रुपये, लोहरदगा झारखंड में 8,500 रुपये से 9,000 रुपये। और अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। आम गुड़गांव हरियाणा में 1,500 रुपये से 4,000 रुपये, जगरांव पंजाब में 1,900 रुपये से 2,000 रुपये, लालगंज उत्तर प्रदेश में 950 रुपये से 1,050 रुपये। लीची नरवाल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 6,000 रुपये से 7,000 रुपये, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में 5,000 रुपये से 6,000 रुपये। भिंडी सूरत गुजरात की मंडी में 2,000 रुपये से 2,750 रुपये, बारगढ़ ओडिशा में 3,000 रुपये से 3,200 रुपये, गुरदासपुर पंजाब में 500 रुपये से 700 रुपये। बैंगन लोहरदगा झारखंड की मंडी में 1,000 रुपये से 1,200 रुपये, नवा शहर पंजाब में 800 रुपये से 900 रुपये, सूरत गुजरात में 1,500 रुपये से 3,000 रुपये। टमाटर जालोर राजस्थान में 1,000 रुपये से 1,200 रुपये, लालगंज उत्तर प्रदेश में 750 रुपये से 800 रुपये, जूनागढ़ ओडिशा में 2,200 रुपये से 2,600 रुपये। और अब एक नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लाल मिर्च लोहरदगा झारखंड की मंडी में 12,000 रुपये से 13,000 रुपये, कोविलपट्टी तमिलनाडु में 5,100 रुपये से 7,200 रुपये, जीरा राजकोट गुजरात में 9,350 रुपये से 10,050 रुपये, जोधपुर राजस्थान में 9,500 रुपये से 10,000 रुपये। लहसुन उकलाना हरियाणा में 4,500 रुपये, नरवाल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 3,500 रुपये से 3,700 रुपये, फगवाड़ा पंजाब में 2,500 रुपये। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाली जाए। जमाखोरी पर सरकार के सख्त कदमों के कारण प्याज, आलू, टमाटर की आवक में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली सहित कई अन्य मंडियों में गिरते भावों के साथ सब्जियां उपलब्ध हो रही हैं। इससे बिचौलिए बेचैनी में हैं, मगर उपभोक्ता लाभ में हैं। इस दौरान मंडियों में
आम उत्पादक अपने नए माल के साथ पहुंच रहे हैं और भारी बिकवाली के साथ लाभान्वित हो रहे हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, आज बुधवार है। आज के दिन हम आपको पशुपालन के विषय में जानकारी देते हैं। आज हम आपको एक सफल पशुपालक से मिलवा रहे हैं जो खेती तो करते ही हैं, साथ ही गाय और भैंस भी पालते हैं और आपको ये बताएंगे कि किस तरह कम गाय भैंस पालकर भी आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। किसान भाइयों, तो आप जानते हैं कि आज हमारी खेती की जोत लगातार घटती जा रही है। ऐसे में हमें छोटी सी खेती में छोटी सी उपज में अधिक पैदावार लेनी है और उसके साथ साथ हमें कई सारे ऐसे धंधे अपनाने होंगे खेती के, जिससे हमारी आमदनी बढ़े, और वो है पशुपालन। चाहे हम गाय पालें, चाहे भैंस पालें, चाहे बकरी पालें, चाहे और भी कोई हम ऐसे जानवर पाल सकते हैं जिनसे हमें आमदनी हो सके। अपने कार्यक्रम में समय समय पर हम अपने जो अच्छे पशुपालक हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही पशुपालक हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव कनारसी में आपको ले चलते हैं। हमारे साथ हैं विनोद कुमार नागर। विनोद जी, आपका स्वागत है। और इस समय खेती में क्या क्या कुछ काम कर रखा है? इस टाइम ज्वार बो रखी है जी पशुओं के लिए, और उसमें जैसे लोबिया डाल देते हैं और काट देते हैं, कई बार दे देता है हरा चारा। हाँ, और उसके बाद फिर मूंजी भी लगाते हैं। मूंजी खाली खेत है, मूंजी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि धान की तैयारी भी चल रही है। हाँ जी। तो विनोद जी, कितने भैंस गाय आपके पास हैं? मेरे पास 5 भैंस हैं, 2 गाय हैं। अच्छा जी। तो इस जो गर्मी का मौसम चल रहा है, काफ़ी तापक्रम है, तो ऐसे में आप अपने पशुओं की किस तरह देखभाल करते हैं? उसका ऐसा हो जाए 3 बार मतलब कम से कम नहलाया जाए, पानी पिलाया जाए, उन कई बार जो है अच्छी जो उससे दूध ठीक देती रहे, गर्मी ना लगे उन्हें। अच्छा जी। इसके अलावा टाइम पर जैसे होते खुरपका, मुँह पका, ये जो रोग होते हैं उनके भी टीके लगवाए जाते हैं। अच्छा जी। तो और जैसा कि अब हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि भाई पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ज़रूरी है, तो आप हरे चारे में क्या रखते हैं? हरे चारे में सर्दी में तो जई होती है, बरसी में, और अब गर्मी के सीज़न में रवा से आ जाते हैं। ज्वार जो गाय बू जाती है तो टाइम पर चल रही है अभी, फिर जो हरी हाँ वो होती है। तो इसके अलावा जैसे कि अब हालांकि आप दिल्ली के करीब हैं, शहर के करीब हैं, तो दूध के अच्छे रेट मिल जाते हैं? हाँ, ठीक रेट मिल रहे हैं दूध के जी। अच्छा। हाँ जी, फैट के हिसाब से। अच्छा। अब यहाँ 36-40 रुपये किलो में चला जाता है। अच्छा, दूध। हाँ जी। तो इसके अलावा विनोद जी, आप ये बताएं कि पशुओं के लिए जो आप संतुलित आहार तैयार करते हैं, बाज़ार से लाते हैं या खुद ही बना लेते हैं? ऐसा जो खल है या चूरे तो बाज़ार से ले आते हैं। अब घर तो ऐसा होता है जैसे दलिया गेहूं का बना दिया या जौ का, उसे बना करके मतलब पका के और पशु को दे देते हैं। यानी सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं? हाँ, मिक्स हो जाती हैं सारी चीज़ें जो। अच्छा विनोद जी, ये बताओ कि क्योंकि अच्छे पशुपालक के लिए किस तरह की नस्लें होनी चाहिए, अच्छी नस्लें होनी चाहिए? हाँ, ये हरियाणा की अच्छी नस्ल बताई जाती है। नस्ल की भैंस लेगा जो अच्छा दूध देती हैं, वो देसी के मुकाबले ज़्यादा दूध देती है जो अच्छी नस्ल की भैंस होती हैं। अच्छा। गाय भैंस दोनों ही अच्छी नस्ल के पशु होंगे तो ज़्यादा दूध देंगे। हाँ जी। तो और समय पे ज्ञापन हो जाती है आपके पशु? हाँ, समय पे हो जाते हैं। जो अच्छी देख रेख होती है तो समय पे ही हो जाते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे यहाँ राज्य चिकित्सालय दनकौर में, वहाँ से संपर्क करते हैं डॉक्टरों से। हाँ, तो वहाँ कोई टीके वगैरह देते हैं उनको। तो और कोई खास तरह की बीमारी तो नहीं चल रही इस समय आपके यहाँ? इस समय कोई बीमारी नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी। तो विनोद जी, आप ये बताओ कि जो हमारे पशुपालक हैं, तो खेती के साथ पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे भाई पशु पालते हैं, दूध देता है तो उसकी भी आमदनी होती है दूध से। और कितनी बार ऐसा होता है कि वहाँ से कुछ ले आते हैं बेच देते हैं तो उसमें भी आमदनी हो जाती है। हाँ जी। यानी कि आमदनी का रोज का जरिया है। हाँ, जरिया बनी रहता दूध के साथ में जो डेली। अच्छा, इसके अलावा विनोद जी ये बताओ कि भाई जहाँ आपकी पशुशाला होती है और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? पशुशाला में सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे मतलब दूध काटते हैं, जब भी नहलाई जाए पशु को तो अच्छे ठीक रहेगा। और दिन में 2 बार तो ज़रूर मतलब झाड़ू लगनी है उसमें जो है। यानी कि पूरा सफाई का ध्यान रखें? पूरा ध्यान रखते हैं सफाई का जी। और पशु को भी गर्मी में 3 बार कम से कम नहलाया जाता है। तो विनोद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के आप लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान भाइयों, बात तो छोटी छोटी है लेकिन बड़े काम की हैं। जैसा गर्मी का मौसम है, जैसा विनोद नागर ने बताया कि भाई 3 टाइम ठंडा पानी पिलाना चाहिए, उनको नहलाना चाहिए, और जहाँ पशुशाला है भाई वहाँ पे सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पशु स्वस्थ रह सकते हैं। और ख़ासकर आने वाले मौसम में, चूँकि जुलाई में कई तरह की बीमारी आ जाती हैं, खुरपका, गलघोटू, तो ऐसे में भाई टीके लगवाना ना भूलें। और जो जागरूक पशुपालक हैं वो हमेशा पशुओं से लाभ उठाते रहते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों बहनों, जानवरों के बिना हमारा खेतीबाड़ी का काम अधूरा है। गधे, घोड़े, खच्चर आप सभी पालते हैं, जिससे यातायात तो होता ही है, साथ ही जैसे कहीं शादी ब्याह होती है वहाँ आप घोड़ी देकर पैसे कमा सकते हैं, या आपके खेतों में जो भी सामान लाने ले जाने का काम है गधे खच्चर करते हैं। तो इन पशुओं को आप किस प्रकार रोग मुक्त रख सकते हैं, यानी रोग प्रबंधन पर आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं, ये आपके लिए बहुत काम की है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन की अहम भूमिका होती है, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ बहुत से भाई जहां गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, वहीं घोड़े पालकर भी अच्छी आमदनी करते हैं। इस गर्मी के मौसम में खासकर घोड़ों की क्या देखभाल करें, चाहे उनके खान पीन की बात है, चाहे उनमें कोई बीमारी की बात है। आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव हिन्नौटी में, जहां हिन्नौटी गांव में भी घोड़े पाले जाते हैं और आसपास के गांवों में पाले जाते हैं। इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। डॉक्टर सुरेंद्र जी, इस समय जैसा कि आपने घोड़े इनका इलाज भी किया है, देखा भी है, तो इस मौसम में कौन कौन सी बीमारी आ जाती हैं वो बताएं। इस मौसम में घोड़ों को खासकर रेस्पिरेटरी सांस की बीमारियां बढ़ती हैं। सांस की बीमारी के लिए पशु मालिक उल्टा सीधा कर देते हैं दवाई गोली, जो गांवों में घास फूस हैं उनको लेकर के, लेकिन सांस की बीमारी घास फूस से ठीक नहीं होती है। सांस जो फूलता है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, क्योंकि वो लगाम लगी रहती है, भट्टों पे काम करते हैं, थोड़ा धूल मिट्टी अंदर जाती है और फेफड़े पे वो दिक्कत करता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो चीनी का घोल पिलाते हैं, गुलकंद खिलाते हैं। ये सब चीज़ें एसिड बनाने वाली घोड़े के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक हैं। ये तो हुई बात सांस की, और एक इसका उपाय है सरल। सबसे पहले घोड़े को जब सांस चलेगा उसके बाल कटने चाहिए, घोड़े के बाल कट जाएंगे, घोड़े को सुबह नहलाना चाहिए। हरी घास जितना से ज़्यादा घोड़े को देंगे, पाचन क्रिया के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है हरी घास। तो हरी घास पशु मालिक कहता है कि जी गर्मी में घास नहीं मिल पा रही है, तो हरी घास अगर हम बरसम को सुखा के बोरी के अंदर रख लें या हरी घास को कहीं स्टॉक रख लें, उतना ही ताकत हरी में होता है, उतना ही सूखे में होता है, और उतना ही काम करेगा वो। तो सांस की दर ये कम हो जाएंगी, सांस की बीमारी नॉर्मल में हो जाएगी, हमारा पशु स्वस्थ रहेगा घोड़ा। दूसरी समस्या आती है बंद की। बंद में हमारे क्षेत्र में घोड़े ज़्यादा एक्सपायर होते हैं। बंद में पशु मालिक बंद को बंद नहीं समझता है, कॉलिक जिसको बोलते हैं हम मेडिकल साइंस में कॉलिक बोलते हैं। घोड़े का जो शरीर संरचना है वो हमारे ही शरीर की तरह, इंसान की तरह, 2 आंत बड़ी छोटी आंतें हैं, तो आंतों का ही इसमें सिम्टम्स लक्षण होते हैं। जब वो लोट फोट करता है तो पशु मालिक समझता है इसको सर्रा हो रहा है, तो किसी आसपास के क्षेत्र से देसी गौताने को जो घास फूस करते हैं उनको बुला लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मुझे अड़चन आती है उस काम करने पे, ट्रीटमेंट करने पे, उस टाइम पे दारू पिला देते हैं या कुछ और चीज़ नाक से दे देते हैं। तो नाक सांस की फेफड़े के लिए है, वो सांस लेने के लिए उससे पिला देते हैं। वो फेफड़े में जाएगा तो उसकी एक्टिविटी थोड़ा अलग, ज़्यादा ख़राब हालत हो जाएगी, तो वहाँ पशु एक्सपायर हो जाता है। आज बड़ी किसान भाइयों के सामने आशा लेके खड़ा हूँ कि इस बीमारी से कम बचाएं, बंद की बीमारी से। इसमें नमक, खाने का सोडा, हींग और लहसुन ये हम बरकरार देते रहेंगे तो पेट की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। समय पे
कीड़े की दवाई देंगे, पेट के कीड़े की दवाई देंगे तो पेट दर्द नहीं होएगा, बंद नहीं लगेगा, पशु स्वस्थ रहेगा, चारा अच्छा खाएगा, भूख बढ़ेगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी, लीवर अच्छा काम करेगा। और पशु को कंटिन्यू गाय भैंस की तरह घोड़े को नहीं बांधे रखना। गाय जानते तो समय लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन आज जागरूकता फैल रही है। 5-7 साल के अंदर घोड़े में काफ़ी इक्वाइन प्रैक्टिस कर रही हैं NGO, तो मैं भी इस पर ज़्यादा विचार करूँगा। आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु पाल लेंगे घोड़े तो हमारी आजीविका बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। घोड़े से सभी का शौक बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि घोड़े को चलाना फिराना दौड़ाना भी जरूरी है और पशु की अपेक्षा। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, घोड़ा जब बंधा रहता है तो उसको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं तो 1 से 1.5 किलोमीटर उसकी राइडिंग दौड़ाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट मैंने बुलाए हैं, जो राइडर हैं, नचाने वाले पुष्पेंद्र सिंह हैं, वो मास्टर हैं घोड़ों के। इसके अलावा सर्रा है, टेसनस है, जिसको ये टेसनस को हम मेडिकल साइंस में टेसनस बोलते हैं, और इनकी जो देसी भाषा है, ग्रामीण भाषा है, वो है हिरन व्याल बोलते हैं। उसमें हिरन व्याल में एक बहुत अच्छा लक्षण है, यहाँ पशु को है नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ पहला लक्षण क्या होता है। पहला लक्षण यह होता है घोड़े के लिए, घोड़े की आंखें ऐसे हो जाती हैं इस तरीक़ा से, और काने अकड़ जाते हैं, पूरा शरीर अकड़ जाता है, उसको काट बोलेंगे, काट का घोड़ा हो गया। इस तरीक़ा जब आंखें होगी तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट क्या, इसमें 1% भी चांस नहीं है बचाने के लिए, क्योंकि ये सब अवेलेबल हमारे घोड़े फार्मों में तो है मेडिसिन, वहाँ पे RVC कोर में है, फौज में है, लेकिन हमारे ग्रामीण स्तर पे ये मेडिसिन नहीं है। 180 272 ऐसे कुछ का वो इंजेक्शन है, एम्पुल बना के वो 40-40 डाल रहे हैं हमने, नहीं बचे हैं पशु टेसनस में। टेसनस क्यों बनती है? नाल बंदा का नाल लगा रहा है और वो उसके मांस में चलेगा, उसका कील वो लोहा होता है, तो लोहा से टेसनस बनती है। टेसनस बन गई, कुछ दिन बाद उस लंगड़ाएगा, पहला लक्षण होएगा, उदास होएगा, बुखार आएगा और दीवार से सिर लगाएगा। उसके बाद फिर वो थोड़ी हमारी जो साउंड अब आ रही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, उससे एकदम डरेगा और भयभीत इतना हो जाएगा कि वो बिल्कुल अपनी आँखों की जो पुतली है वो फैलती चली जाएगी और फिर वही लक्षण पे आ जाएगी, इसी लक्षण पे आ जाएगी। तो समझिए हमारे पशु को टेसनस होगी। अभी तक आज 60 साल में किसी पशु को टेसनस नहीं हुई है मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान में, क्योंकि मैंने टेसनस वैक्सीनेशन सब जगह कर दिया है, यहाँ पे भी किया है। और तो डॉक्टर साहब, जहाँ टेटनस की बात की है तो इंजेक्शन टीका पहले लगाना चाहिए? टीका पहला लगना चाहिए, और टीका कब कब लगना चाहिए? ज़्यादा कॉस्टली टीका नहीं है, पशु मालिक खुद लेकर लगा सकता है या अपने नज़दीक किसी डॉक्टर को बुला के लगवा सकता है। टेसनस का टीका जैसे आज लगा पशु के लिए, फिर उसकी दूसरी डोज है 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। अगर वही पशु रहता है तो फिर साल में एक कंटिन्यू एक चलता रहेगा। टेसनस के बाद में एक और बीमारी हो, उसका नाम है सर्रा, जो ये बोलते हैं पशु मालिक, हमारे घोड़े मालिक की सर्रा। सर्रा कैसे फैलता है? गाय भैंस में भी फैलता है, ऊँटों में भी, भेड़ बकरी सब में फैलता है, लेकिन घोड़ा इसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने शरीर को जल्दी आकर्षित कर लेता है सर्रा से। सर्रा जो फैलता है चीचड़ी, कलीले, डांस, बग्गी मक्खी जो कुत्ते वाली मक्खी है उससे फैलता है। जैसे हमें मलेरिया बना, मलेरिया वाले मरीज को खा के मच्छर हम में खा गया तो हम में वो परजीवी छोड़ के चला गया। इस तरीक़ा से वो सर्किल फैलाता रहता है, डांस, मक्खी, चिचड़ी, कलीला। तो उसके बचाव के लिए, सर्रा के लिए हम फिनाइल डालेंगे अपने पशु के थान पे जहाँ पशु बनता है, और चूना डालेंगे। फिनाइल का छिड़काव करने के बाद उसको थोड़ा और देखेंगे चिचड़ी कलीले नहीं है शरीर में, तो ये बचाव रहेगा सर्रे का। सर्रा जब हो जाता है तो पहला लक्षण है उदास, पसीना शरीर पे आएगा, थोड़ा थोड़ा शरीर पे आधा आधा। उसके बाद दूसरी कंडीशन सर्रे की इस तरीके से आती है, वो घूमता है पशु। फिर तीसरी कंडीशन आती है, वो इस तरीक़ा से खड़ा होता है, गिरता है, फिर ज़मीन पर गिर जाता है, फिर काँपता है। जब काँपने वाली कंडीशन और घूमने वाली कंडीशन पे हम हैंडल नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, हम पहली कंडीशन पे उसे मेडिसिन कामयाब जब होता है, जो उदास और पसीने आते हैं और आँखों में चितके नज़र आते हैं, जैसे बाजरे का दाना, मिर्च का दाना, स्पॉट दिखाई देता है आँख के अंदर, तो वो लक्षण है, उसे हमें बहुत जल्दी
कामयाबी मिल जाती है मेडिसिन करने से। अगर ये क्या है सर, पशु को बेचते रहते हैं, आमदनी का जरिया है, तो प्रॉफिट मिलता है 2000-3000 जो भी प्रॉफिट मिलता है, फिर नया पशु आता है, फिर हमें नए सिरे से फिर टीकाकरण करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, पशु पालक को चाहे घोड़े पाल रहा है चाहे कोई पशु पाल रहा है, उसको समय समय पर जागरूक रहना जरूरी है और उसकी लक्षण देख के विशेषज्ञ के पास ले जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपको अपनी कल के कार्यक्रम की जानकारी दे दें। कल खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही बागवानी पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वो खेत जिनमें अभी फल नहीं आए और वो खेत जिनमें फल आ चुके हैं, उन दोनों की देखभाल किस प्रकार की जाए। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।